गुड आफ्टरनून एवरीवन। माय नेम इज डॉक्टर ऐश्वर्या फ्रॉम माधवबाग। तो आज हमारे जैसे कि आपको पता है वेबिनार का टॉपिक है कि डायबिटिक वुंड हीलिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये वेबिनार सिर्फ उन लोगों के लिए ही है जिन्हें कुछ डायबिटीज से रिलेटेड वुंड है या फिर इंजुरी है, उन सारे लोगों के लिए है जो प्री डायबिटिक या फिर डायबिटिक स्टेज में है और वो इन सारे कॉम्प्लिकेशन से बच सके। तो क्या आपको ये पता है कि हमारे इंडिया में जो जितने भी डायबिटिक के पेशेंट्स हैं उनमें 25% ऐसे लोग हैं जिन्हें डायबिटिक फुट अल्सर क्रिएट हो जाता है। और उनमें से भी 50% लोग ऐसे होते हैं कि जिनका जो ये डायबिटिक अल्सर है, फूट अल्सर, वो इन्फेक्शन की वजह से इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि उन्हें स्पेशल हॉस्पिटल केयर की जरूरत लगती है। और किन लोगों में तो ये पार्ट काटने की भी जरूरत पड़ती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। उससे वो बहुत सफर करते हैं और बाद में उनको बहुत सारी तकलीफें आती हैं। तो आइए आज जानते हैं इस वेबिनार में कि इन सारी चीजों से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और अगर हमें हो भी जाए तो कैसे हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे माधोबाग के एक्सपर्ट डॉक्टर डॉक्टर आशीष खिलारे सर, जो कि माधोबाग में पिछले 11 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज तक उन्होंने 5,000 से भी ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स को ट्रीट किया है। गुड आफ्टरनून सर। सर आप म्यूट पे हो। जी नमस्कार आपके दर्शकों को और वेरी गुड आफ्टरनून। ओके। जैसे कि सर आपको पता है आज हमारा वेबिनार का टॉपिक है कि डायबिटिक वुंड हीलिंग। तो मैं आपको पूछना चाहूंगी कि हम अक्सर ऐसा सुनते हैं कि बहुत बार हम ऐसे चलते हैं या फिर कहीं पे गिर जाते हैं, साइकिलिंग करते वक्त गिर जाते हैं या फिर घर में छोटी मोटी काम करते वक्त हमें इंजुरी हो जाती है। तो वो 4-5 दिनों में हिल हो जाती है। लेकिन ये जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उन्हें अगर पैरों में कुछ इंजुरी हो जाए तो हम ऐसा सुनते हैं कि अरे इसे डायबिटिक फुट हो गया है। तो एग्जैक्टली ये टर्म जो डायबिटिक फुट है, तो वो क्या होता है? क्या आप ये हमारे पेशेंट्स को एक्सप्लेन करोगे? बिल्कुल। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि डायबिटिक ऊंट या डायबिटिक फुट जो कंडीशन है वो कोई एक चीज नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स थिंग है। इसमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व है। सबसे पहले अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपकी स्किन को इंजुरी हो जाती है या जख्म हो जाता है। उस जख्म का सिर्फ स्किन तक वो ना रहते हुए आपके मसल्स तक वो पहुंच जाती है। धीरे धीरे आपके बोन स्ट्रक्चर तक पहुंच जाती है। धीरे धीरे आपके पैर में जितनी भी चीजें होती है, सर्कुलेशन से रिलेटेड है या नर्व से रिलेटेड है, इन सारी चीजों को एकत्रित अगर हम करते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे कि डायबिटिक फुट हो गया। अगर हमारी मॉडर्न लैंग्वेज में अगर हम बताने की कोशिश करते हैं तो डायबिटिक फुट ये न्यूरोपैथी, एंजियोपैथी, इन्फेक्शन, इन सब से आपका टिश्यू डैमेज हो जाना आपके पैर का या पंजों का, इस कंडीशन को हम डायबिटिक फुट बोलेंगे। और ये एक दिन में नहीं डेवलप होता है, ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। तो धीरे धीरे पेशेंट को अल्सरेशन की तरफ भी वो लेके जाता है और उसी तरह से आगे चलकर वो गैंग्रीन की तरफ भी, अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो गैंग्रीन भी वहां पर हो सकता है। Okay. जैसे कि सर आपने अभी हमें बताया कि डायबिटिक फुट एग्जैक्टली उसे क्यों बोलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये वुंड के रिलेटेड ही था कि अगर डायबिटिक पेशेंट में अक्सर हम देखते हैं कि कुछ इंजुरी हो जाए तो वो बहुत समय लेता है हील होने में। तो ऐसा क्यों होता है, इतना समय क्यों लगता है वो इंजुरी हील होने के लिए? देखिए, किसी भी जख्म को ठीक होने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। पहला तो उसका ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा होना चाहिए, उस जगह पर जहां पर इंजरी हुई है वहां पर आपका खून ठीक से पहुंचना चाहिए। तो डायबिटिक वुंड के साथ यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वहां पर ठीक से खून नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि वहां की जो छोटी छोटी कैपिलरीज है, यानी कि छोटी छोटी रक्त कोशिकाएं हम कह सकते हैं या रक्त वाहिनियां बोल सकते हैं या खून की नलियां बोल सकते हैं, ये डैमेज हो चुकी रहती है। तो वहां पर ठीक से खून नहीं पहुंच रहा है। अभी ठीक ठीक से खून नहीं पहुंच रहा है तो खून के साथ जाने वाला ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, जाने वाला प्रोटीन नहीं पहुंचेगा, जाने वाले हमारे इम्यूनिटी के सेल्स जो होते हैं, जो डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं, वो भी नहीं पहुंच पाएंगे। और ये न पहुंचने की वजह से या ये न पहुंच पाने का भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आपके ब्लड में बढ़ी हुई शुगर। तो ये अनकंट्रोल शुगर और ये खून वहां पर ठीक से न पहुंच पाना, ये दोनों मिलकर उस वुंड को कभी हील नहीं होने देते हैं। में ये तो पता चला कि ये हील क्यों नहीं हो पाता। लेकिन जैसे कि आपने सर बोला कि ये हील क्यों नहीं हो पाता, तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट को समझ में ही नहीं आता कि मुझे कुछ इंजुरी हुई है, क्योंकि उसको कुछ सेंसेशन ही नहीं, मतलब ऐसा होता है कि उनका सेंसेशन ही चला जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि मुझे कुछ हुआ है, मुझे कुछ इंजुरी हुई है। तो ऐसा क्यों होता है?
देखिए, डायबिटिक पेशेंट्स में एक बहुत बड़ी समस्या पाई जाती है। अगर आपके दर्शकों ने लास्ट वेबिनार ठीक से देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि डायबिटिक न्यूरोपैथी कैसे होती है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे हमारे शरीर को स्पर्श का ज्ञान या किसी भी चीज का, कोई चीज गर्म है या कोई चीज ठंडी है, इसका ज्ञान कैसे होता है। तो वहां से सेंसरी नर्व्स आती हैं जो हमारे पैर से हमारे ब्रेन को एक सिग्नल देती है कि हाँ ये चीज ठंडी है, ये चीज गर्म है, या ये चीज नोकीली है, या ये चीज ब्लंट है। ये जो सेंसेशन है ना, ये फीलिंग्स हमारी नर्व्स हमारे ब्रेन को देती है। डायबिटिक अगर अनकंट्रोल है पेशेंट का, उसकी ब्लड शुगर लेवल काफी ज्यादा है, तो उसकी ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होने की वजह से उसके नर्व्स पर एक कोटिंग होती है जिसे माइलिनेटेड शीथ कहा जाता है। यह माइलिनेटेड शीथ उज आउट हो या पूरी तरह से इरोड हो जाता है, खराब, पूरी तरह से खराब हो जाता है। ये माइलिनेटेड शीथ जब नर्व्स की ऊपर से खराब हो जाता है तो उन नर्व्स में डैमेजेस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। और ये नर्व जब डैमेज हो जाती है, या सेंसरी नर्व वेरी पर्टिकुलरली डैमेज हो जाती है, तो पेशेंट को ज्ञान ही नहीं होता है कि उसने किसी नोकीली चीज पर हाथ रखा है, पैर रखा है, या उसको कोई कट हो गया है, या उसे कुछ काट गया है, ये वो समझ नहीं पाता है। तो ये नथिंग बट द सेंसरी नर्व्स का डैमेज है, जो पेशेंट को समझ में या रियलाइज नहीं होने देता कि उसको कुछ जख्म हो गया है करके। में ये तो पता चला कि क्यों नहीं पेशेंट को समझ आता कि मुझे कुछ कट हुआ है या फिर कुछ इंजरी हुई है। तो इसके रिलेटेड ही मुझे पूछना था सर कि बहुत बार ऐसा होता है कि अभी उन्हें तो पता ही नहीं चलता। तो ये डायबिटिक वुंड या जो है या फिर इंजरी है तो उसका कन्वर्जन अल्सर में हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन में हो जाता है। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स ट्रिगर करते हैं जिसके वजह से ये वुंड इतने जल्दी अल्सर में या फिर कुछ इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हमें अब अभी देखा कि हमारी सेंसरी नर्व्स अभी डैमेज हो चुकी हैं, बराबर है। उसके साथ साथ और एक फिनोमेना शुरू हो जाता है। उसमें क्या होता है कि आपकी जो खून की नलियां आपके पैर को सप्लाई कर रही हैं, उन खून की नलियों में भी किसी कारणवश इश्यमिया हो जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि ब्लॉकेजेस हार्ट में हो गए। हार्ट में ब्लॉकेजेस हो गए तो इसका क्या मतलब होता है कि हार्ट को होने वाली खून की सप्लाई कम होगी। सेम ब्लॉकेजेस या सेम चर्बी के थक्के या सेम उसी तरह का अथेरोस्क्लेरोसिस हम उसे कहते हैं, ये हमारी पेरिफेरल वेसल्स में भी डेवलप होता है, यानी कि पैरों को सप्लाई करने वाली जो खून की नलियां हैं और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर जाने वाली खून की नलियां हैं, उन दोनों में अगर चर्बी के थक्के या चर्बी जमा हो गई या अथेरोस्क्लेरोसिस वहां पर डेवलप हो गया, तो वहां का सर्कुलेशन कम हो जाता है। यानी कि उसका सबसे बड़ा कारण है पुअर सर्कुलेशन। अभी पुअर सर्कुलेशन, यहाँ पे खून नहीं जा रहा है, तो वहां पे इम्यूनिटी के सेल्स कैसे पहुंचेंगे। जो हमारी वुंड को हील करते हैं वो रोग प्रतिकार शक्ति के जो सेल्स हैं, जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, वहां पे नया टिश्यू जनरेट करते हैं, ये वहां पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। और ये पहुंच नहीं पा रहे इसलिए इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है। ये इन्फेक्शन जब बहुत हद से ज्यादा बढ़ जाता है, वहां पर पस फॉर्मेशन हो जाता है, वहां पर एक गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है, और पेशेंट को इसकी कोई सेंसेशन नहीं है क्योंकि उसकी सेंसरी और मोटर दोनों नर्व जो है वो डैमेज हो चुके हैं। तो ये जब कंडीशन बन जाती है तो ये अल्सर कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो वेसल्स भी आपकी डैमेज हो चुके हैं। तो डायबिटिक वुंड या डायबिटिक फुट जिसे हम कहते हैं, ये कॉम्बिनेशन है डायबिटिक न्यूरोपैथी का और पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज का। ये तो पता चला अभी कि ऐसा क्यों होता है, कौन से फैक्टर उससे ट्रिगर करते हैं, क्योंकि प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता इसलिए वो ज्यादा वर्स कंडीशन हो जाती है। तो सर हमने ऐसा सुना है, मतलब मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं बहुत बार कि जो जिन पेशेंट्स में डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं तो उन पेशेंट में भी ये डायबिटिक वुंड हीलिंग जो होने का जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत ज्यादा अड़चने आती है, मतलब वो और ज्यादा डिले हो जाता है। क्या ये सच है कि डाइजेस्टिव सिस्टम और ये डायबिटिक वुंड हीलिंग का कनेक्शन है? बिल्कुल। देखिए, हम खाना ही क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमें न्यूट्रिएंट चाहिए, पोषण तत्व चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, इसलिए तो हम खाना खा रहे हैं, क्योंकि हम हमारे शरीर को सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पहुंचा सके। ये सब खाने के थ्रू जा रहा है। अभी खाना डाइजेस्ट कहाँ होता है? तो खाना तो हम मुंह से खा रहे हैं, जा रहा है स्टमक में, हमारे जठर में जा रहा है। स्टमक में वो अच्छे से गैस्ट्रिक जूसेस के साथ असिमिलेट हो रहा है, उसके बाद में बाइल जूसेस उसके साथ मिक्स हो रहे हैं, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जा रहा है, वहां पर वो एब्जॉर्ब होता है, वहां से सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब होकर वो ब्लड में आते हैं, खून में आते हैं, और फिर वहां से खून उसको सारी जगह पे लेके जाता है, सारे सेल्स तक लेके जाता है, और सारे सेल्स को फिर वहां के न्यूट्रिएंट, प्रोटीन्स और सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। अभी जब डायबिटीज आपको है और आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो भी आप खा रहे हैं वो अच्छे से डिवाइड नहीं होगा, या उसका डाइजेशन ठीक से नहीं होगा। डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो उसमें से न्यूट्रिएंट सेपरेट आउट नहीं होंगे,
वेस्ट मटेरियल से। तो ये न्यूट्रिएंट अगर सेपरेट नहीं हो रहे हैं तो पेशेंट हेल्दी कैसे बनेगा। दूसरा, हम देखते हैं कि पेशेंट्स में विटामिन की काफी डेफिशिएंसियां हैं। मैक्सिमम पेशेंट वेजिटेरियन है तो उनमें विटामिन B12 की, विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है। विटामिन डी बहुत जरूरी है आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए। विटामिन B12 बहुत जरूरी है आपकी नर्व्स की हेल्थ, नसों की हेल्थ के लिए, जो ब्रेन से कनेक्टेड होती है। तो ये दोनों अगर आपकी डेफिशिएंसी है डाइट में, तो डेफिनेटली आपकी वुंड हील नहीं होने वाली है। उसके साथ में हमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए। नया टिश्यू अगर मुझे बनाना है, रिपेयर करना है, तो वहां पे प्रोटीन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ होना चाहिए। आज तक हम, चलो डायबिटिक पेशेंट तो छोड़ो, हम नॉर्मल लोगों को भी नहीं मालूम है कि हमें डेली कितना प्रोटीन खाना चाहिए। तो यहाँ तक की समस्या है। तो डायबिटिक पेशेंट ने तो बहुत केयरफुल होना चाहिए। उनके डेली डाइट में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन होनी ही चाहिए। उसके साथ में उनके शरीर में पानी का जो मात्रा है, या हाइड्रेशन जिसे बोलते हैं, बॉडी हाइड्रेशन, वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो स्किन के अंदर है। अगर स्किन आपकी हाइड्रेटेड नहीं है तो आप मोर प्रोन बन जाते हो स्किन किसी भी इन्फेक्शन के लिए। अगर वहां पर ऊज आउट हुआ है या वुंड हुई है या स्किन वहां पर इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो ये अगर आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, तो डेफिनेटली आपको ये सारी कंडीशंस और वर्सन होती जाने वाली है। तो न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। डाइजेशन का भी बहुत बड़ा, पेशेंट की बॉडी का डाइजेशन उतना अच्छा होना चाहिए फूड के प्रति। सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें इम्पोर्टेंट होते हैं, और डाइजेशन सिस्टम हमारा कितना अगर स्ट्रांग हो तो ये सारे न्यूट्रिएंट हमें अच्छे से मिल सकते हैं और वुंड हीलिंग की प्रोसीजर जो होती है वो फास्ट हो सकती है। तो इससे ही मतलब जैसे आपने डाइजेशन के बारे में बताया। देखा है। काम बताएंगे कोई काम। ओके। दिखाई दे रही है सर मेरी स्क्रीन। हाँ, क्लियर है अभी। ओके। हाँ सर, जैसे कि अभी आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया, तो अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि डायबिटीज के पेशेंट में इम्यून सिस्टम भी हमारी वीक हो जाती है। तो ये इम्यून सिस्टम और डायबिटीज वुंड हीलिंग का कितना ज्यादा कनेक्शन है, मतलब कितना ये कनेक्टेड, और ये इम्यून सिस्टम कितना अफेक्ट करती है वुंड हीलिंग पे। बराबर है। देखिए अभी हमारी जो रोग प्रतिकार शक्ति है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे शरीर में। अगर कहीं पे भी जख्म होता है तो उसको हील करने के लिए। तो रोग प्रतिकार शक्ति के साथ में दो चीजें मैं आपको थोड़ा उसको इलेबोरेट कर देता हूँ। जब पेशेंट को डायबिटिक फुट हो चुका है तो उस पर इन्फेक्शन वहां पर ऑलरेडी हावी हो चुका है। अभी इन्फेक्शन है, वुंड भी है जो भर नहीं रही है, और हमारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह की कुछ अवस्था पेशेंट के हो जाती है। तो इम्यून सिस्टम क्या करती है, आपके माइक्रोफेजिस एंड न्यूट्रोफिल सेल्स को वहां पर भेजा जाता है कि वहां का जो भी जो शरीर के लिए जरूरी नहीं है वो मटेरियल को निकाल दे करके, या उसको वहां से बाहर हटाए। उसके लिए शरीर में से डेंड्रिटिक सेल भेजे जाते हैं, उसमें शरीर में से व्हाइट सेल्स भेजी जाती है, सफेद रक्त पेशियां हम जिसे कहते हैं। तो ये सारा इम्यूनिटी की तरफ से, या हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, या हमारी रोग प्रतिकार शक्ति उसको भेज रही होती है उस जख्म को भरने के लिए। लेकिन पेशेंट में जब हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है उसके ब्लड में, तो ब्लड बन गया है विस्कस, यानी कि चिपचिपा या चाशनी जैसा बन चुका है। तो ये विस्कस ब्लड उस इम्यूनिटी के सेल्स को वहां तक पहुंचने नहीं देता। दूसरी बात, वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता है ब्लड के अंदर। तीसरी बात, वहां पर पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज बन चुका है, यानी कि खून की नलियां सिकुड़ चुकी हैं और वो अच्छे से खून को वहां तक पहुंचा नहीं पा रही है। तो ये तीन चार घटक ऐसे काम करते हैं ना कि वो वुंड हील नहीं हो पाती है। तो जब भी आपका शुगर लेवल ज्यादा रहता है तो आपकी इम्यून सिस्टम डाउन रहती है। हम देखते हैं कि अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स किसी ना किसी इन्फेक्शन से, किसी ना किसी सर्दी खांसी जुकाम, बार बार फीवर आना, इस तरह की कंडीशन से सफर हो रहे होते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीकन हो चुका है। तो उनको उनके इम्यूनिटी सिस्टम की बहुत ख्याल रखनी चाहिए, बहुत केयर लेनी चाहिए। तो ये पता चला कि हमारी इम्यूनिटी और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये दोनों सिस्टम अगर स्ट्रांग हो तो हमारा डायबिटिक जो वुंड है वो कितने जल्दी इजीली हील हो सकता है। तो जी। सर हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि अगर मुझे डायबिटीज अभी डिटेक्ट हुआ है तो सबसे पहले तो हम जाते हैं एलोपैथी के मेडिसिन के और ही। तो वहां जाने के बाद डॉक्टर हमें एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, और अगर इसमें हमारा अगर लॉन्ग टर्म का डायबिटीज हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम्स हो जाती है, मतलब ये झिंझिनाहट होना, सूनापन होना, भारीपन होना पैरों में। तो ये सारी जो न्यूरोपैथी से रिलेटेड चीजें हैं और उसमें वुंड वगैरह हो जाती हैं,
जो कि ब्लड वेसल के रिलेटेड होती है। तो डॉक्टर ऐसा बोलते हैं हमें कि ये रिवर्स नहीं हो सकता, मतलब जो न्यूरोपैथी हुई है आपको या फिर वैस्कुलोपैथी हुई है जिसके वजह से ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हुई है, अल्सर्स वगैरह डेवलप हुए, वो रिवर्स नहीं हो सकती। क्या ये सच है, ये रिवर्स नहीं हो सकता, हमें इसके साथ ही डील करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। डायबिटिक फुट या डायबिटिक अल्सर्स रिकवरेबल हैं, रिवर्स हो सकते हैं, पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। खाली एक छोटी सी कंडीशन है जो मैं बता देता हूँ आपके दर्शकों को, कि अगर वहां पर गैंग्रीन फॉर्म हो जाता है तो वो रिवर्सिबल नहीं है। उसका सही इलाज आपको मे बी एक सर्जरी करवानी पड़ती है, कि जिसके अंदर जितना भी पार्ट बॉडी का या पैर का या फुट का या फिंगर का जो भी गैंग्रीन वहां पर बना है उसको हमें निकालना पड़ेगा, उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन गैंग्रीन बनने से पहले वाली जितनी भी स्टेजेस हैं उन सबको हम रिकवर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर रिकवरी का पॉसिबिलिटी है। ब्लड सर्कुलेशन पुअर है, कंप्लीटली बंद नहीं हुआ है। तो पुअर ब्लड सर्कुलेशन को अगर हम अच्छे ब्लड सर्कुलेशन में कन्वर्ट कर दें हमारी ट्रीटमेंट से या हमारे इलाज से या हमारी दवाइयों से, तो ये डेफिनेटली अगर उसका सर्कुलेशन या वुंड की तरफ जाने वाली ब्लड फ्लो अगर इंप्रूव हो गई तो पेशेंट का इम्यूनिटी सेल्स भी वहां तक जाएगा, उसका सारा डिफेंस मैकेनिज्म भी वहां पर काम करना शुरू करेगा, और डेफिनेटली ये वुंड और अल्सर या डायबिटिक फुट जैसे कहते हैं ये रिकवर हो सकता है। इसके साथ में पेशेंट को ना बहुत टाइट ग्लूकोज का कंट्रोल रखना चाहिए, उसने डेली उसकी शुगर की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। अगर उसका शुगर लेवल अगर वो 60 साल के ऊपर है तो 200 के अंदर उसका शुगर लेवल मेंटेन करने का उसने टारगेट रखना चाहिए। अगर वो मिडिल एज में 40 से 50 के बीच में है तो उसका टारगेटेड शुगर लेवल 140 से लेके 160 के बीच में होनी चाहिए। अगर वो इस तरह से उसकी शुगर लेवल को मेंटेन करता है तो उसके बॉडी के सारे सिस्टम्स, फिर वो डाइजेस्टिव रहो इम्यूनिटी रहो, ये सारे सिस्टम बहुत अच्छे से काम करते हैं और वुंड हीलिंग को सपोर्ट करते हैं। सो ये रिकवरेबल है, ठीक हो सकता है। खाली एक गैंग्रीन कंडीशन को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गैंग्रीन वहां पर ना हो करके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि न्यूरोपैथी और ये एस्कुलोपैथी से रिलेटेड या फिर कुछ वुंड या फिर अल्सर ज्यादा इन्फेक्शन हो गया तो ये रिवर्स नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स ये रिवर्सिबल है, उसके लिए ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल है, जैसे कि हमें सर ने अभी बताया। अभी सर आपने जैसे बताया कि ये रिवर्सिबल है, तो अभी मुझे तो अभी ये जानना है कि अभी मुझे डायबिटीज है और उसके लिए मुझे बहुत सालों से मैं गोलियां भी खा रही हूँ। तो क्या ये डायबिटिक जो पेशेंट है वो वुंड की तरफ ना जाने के लिए कुछ प्रिवेंशन ले सकते हैं, उसके वजह से ये वुंड वगैरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं? बिल्कुल। प्रिवेंशन हमें लेनी चाहिए। जी जी जी, मैं समझ गया आपके क्वेश्चन को। देखिए, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि उसको डायबिटिक वुंड हो या उसका फुट हो और आगे चल के एम्पुटेशन की समस्या या कंडीशन उसके सामने आकर खड़ी हो। तो मैं सारे डायबिटिक पेशेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने कुछ केयर्स लेनी चाहिए। जैसे हम घर से निकलते समय या नहाने के बाद या सोते समय भी हमारा चेहरा देखकर ही निकलते हैं कि हमारा चेहरा ठीक से दिख तो रहा है ना, हमने अच्छे से शेव की है, हमारी स्किन का ख्याल हम रखते हैं। वैसे ही हमने आजकल कोरोना से ये सीखा कि हमें हमारी हैंड हाइजीन बहुत अच्छी रखनी चाहिए, हमारे हाथों को बहुत अच्छे से वॉश करना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट का यूज करना चाहिए। तो डायबिटिक पेशेंट ने और एक हाइजीन उन्होंने डेवलप कर लेनी चाहिए, अपने स्किन या चेहरे के साथ साथ अपने हाथों के साथ साथ अपने पैरों को भी देखना जरूरी है। अगर डायबिटीज पेशेंट उसकी शुगर उसे मालूम है कि थोड़ी बहुत डिरेंज है या अच्छे कंट्रोल में नहीं है, तो उसने रोजाना घर पे आने के बाद उसके पैरों को अच्छे से देखना चाहिए। अभी जब डायबिटिक पेशेंट खुद के पैरों को देखेगा तो वो खाली ऊपर की सतह को देख सकता है, नीचे की सतह को कैसे देखा गया। और हमने जो देखा है कि डायबिटिक फूड या डायबिटिक वुंड्स ये जनरली निचले या तलवों पर ही हमें पाई जाती है, क्योंकि पेशेंट जब देखता है तो पेशेंट उसको ठीक से देख नहीं पा रहा होता है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर एक मिरर, जैसे हम सलून में भी देखते हैं ना कि पीछे से भी मिरर लगाए हुए रहते हैं तो हमें पीछे के बाल नजर आते हैं, तो हमारे मिरर से हमारे पंजों को निहारना चाहिए। उसके साथ में दो फिंगर के बीच की जो जगहें होती है उनको भी ठीक से निहारना चाहिए, अच्छे से देखना चाहिए कि वहां पर किसी तरह का कोई जख्म तो नहीं है, किसी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं जनरेट हो रहा है, या वहां पर ज्यादा मॉइस्चर तो नहीं डेवलप कर रहा है, क्योंकि मॉइस्चर ही है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को अट्रैक्ट करता है। ये देखने के बाद अगर आपको रोजाना एक आदत आप डाल देते हो कि रोजाना रात को सोने से पहले मैं मेरे पैर को अच्छे से ल्यूकॉम वाटर से, गर्म पानी से मैं नहीं बोलूंगा, ल्यूकॉम वाटर और गर्म पानी का मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ, क्योंकि जैसे हमने बताया कि पेशेंट्स में डायबिटिक न्यूरोपैथी है, यानी कि पेशेंट को सेंसेशन ही नहीं है। अगर वो जरूरत से ज्यादा गर्म पानी लेगा तो उसको वहां पर ब्लिस्टर्स आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसलिए गुनगुना पानी ले लीजिए, गुनगुने पानी को समझ लीजिए कि ये गुनगुना है, और गुनगुने पानी से ही और साबुन से आपको आपके पैर को अच्छे से, फुट को अच्छे से साफ करना है।
पानी से पूरी तरह से उसको धो देना है और एक अच्छा स्वच्छ तौलिया लेकर उस पानी को या उस पैर को पूरी तरह से ड्राई कर लेना है। हमें पैरों को बिल्कुल भी वेट नहीं रखना है, गीला नहीं रखना है। और इन बिटवीन द फिंगर्स भी हमें अच्छे से ड्राई कर लेना है। अगर हम इस तरह से रोजाना हमारे फुट को या पैरों को अच्छे से ड्राई कर लेते हैं तो डेफिनेटली वहां पर कोई इन्फेक्शन होने का चांस नहीं रहेगा। अगर ऐसा करते समय हमें, जैसे हम एग्जामिन कर रहे हैं हमारे फुट को, अगर हमें दिखता है कि थोड़ा बहुत माइनर कट है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए कि यस डॉक्टर, आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, आई एम माय शुगर लेवल्स आर नॉट इन गुड कंट्रोल एंड रिसेंटली आई हैव ऑब्जर्व दिस वुंड या जख्म जो भी मैंने देखा है। तो इमीडिएटली आपने उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। अगर अर्ली स्टेज में आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो डेफिनेटली ये जख्म जो है पूरी तरह से भर जाता है। पर होता क्या है कि सेंसरी न्यूरोपैथी होने की वजह से और मोटर न्यूरोपैथी होने की वजह से, या उसे ऑटोमिक और सोमेटिक न्यूरोपैथी भी बोला जाता है, ये होने की वजह से पेशेंट को ना वो समझ में ही नहीं आता कि वहां पे जख्म हो चुका है करके। इसलिए पेशेंट तो देखता नहीं, क्योंकि ऊपर से तो पैर अच्छा दिख रहा है लेकिन नीचे से क्या है वो उसको समझ में नहीं आता है। तो पैरों को बहुत अच्छे से उसने केयर करनी चाहिए। जो भी वो फुटवेयर पहन रहे हैं उसमें कभी भी कोई कंकड़ या किसी तरह का क्या कहते हैं, कांटा बोला जाता है उसको, कोई नोकीली चीज जिसे बोला जा सकता है, ये उसके शूज के अंदर या शूज के सोल्स में नहीं होना चाहिए जो कंटिन्यूअसली उसको चुभ रहा है, वहां पे सोर्स बना रहा है या किसी तरह का जख्म बन रहा है। उसके साथ में हमें सॉक्स भी काफी अच्छे से यूज करने चाहिए। सॉक्स आपके स्मूथ, काफी सपोर्टिव होने चाहिए, कुशनिंग होने चाहिए। और रोजाना अपने रेगुलरली सॉक्स को चेंज करना चाहिए। जो शू लेसेस होती है वो भी पेशेंट ने काफी टाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट बहुत टाइटली शू लेसेस को टाई करेगा तो वहां पे लैसरेशंस या हल्के हल्के जख्म होने का, जिसे शू बाइट भी बोला जाता है कॉमन भाषा में, वो होने की संभावना बढ़ जाती है। किसी भी हॉट सरफेसेस पे, जैसे हम जनरली भी बताते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को कि आप बेयर फुट यानी कि नंगे पांव मत घूमिएगा कहीं पे भी। हम देखते हैं कि रिलीजियस अभी बहुत सीजन चल रहा है सारे रिलीजन्स का, पर ऐसी जगहों पर भी आपको नंगे पैर नहीं जाना चाहिए। या आप अगर डायबिटीज है आपको और अनकंट्रोल शुगर लेवल है तो डेफिनेटली आपने जख्म अपने पैरों पर होने से बचाना है। इसलिए कहीं पे भी नंगे पैर नहीं रहना चाहिए। इवन मैं तो कहूंगा घर में भी नंगा पैर नहीं रहना चाहिए। घर में भी आप अच्छे कुशन वाले सैंडल्स या स्लीपर्स यूज कीजिए। बाहर जाते समय अच्छे कुशन वाले वेल फिटेड शूज यूज कीजिए। और उनकी हाइजीन को भी आप देखते रहिएगा कि आपके फुट के अंदर कहीं पे फंगस नहीं जम रही है, आपके सॉक्स काफी गंदे नहीं हो चुके हैं, या आप उसको डेली चेंज नहीं कर रहे हो। इसकी तरफ आपका ध्यान हमेशा होना चाहिए। तो इस तरह के अगर हम केयर करते हैं तो डेफिनेटली जख्म ही नहीं होगा। अगर जख्म नहीं होगा तो आगे का जो भी वुंड हीलिंग प्रोसेस है उसकी हमें नौबत नहीं आएगी। हम शुगर कंट्रोल करते हुए और जख्मों को अवॉइड करते हुए अगर चलेंगे तो डेफिनेटली हम हमारे डायबिटिक फुट होने से हमारे शरीर को बचा सकते हैं। सर आपने हमें ये तो तो बहुत क्या आप अच्छे से बताएंगे बताया। कि इसका कोई इलाज है? आपने अभी तो हमें बहुत अच्छे से बताया कि कैसे केयर लेनी चाहिए जिसकी वजह से ये वुंड जैसी प्रॉब्लम्स हमें नहीं हो सकती डायबिटिक पेशेंट्स में। तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये था सर कि मतलब अक्सर ऐसा देखा जाता है जब डायबिटिक पेशेंट में शुगर लेवल्स बढ़ जाती है तो इसके वजह से एनर्जेटिक फील नहीं होता, बहुत लिथार्जिक फील होता है, वीक फील होता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर वुंड हो जाए, मतलब कुछ इंजुरी हो जाए, तो उस पे वो ध्यान नहीं देते, केयरलेस जैसे मतलब बिहेव करते हैं, और उसके बाद वो वुंड का जो होता है कन्वर्जन इंजुरी में, और फिर कुछ बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो जाता है और इन्फेक्शन बढ़ जाता है। यहाँ तक कि नौबत आ जाती है कि डॉक्टर बोलते हैं कि आपको अभी वो पार्ट कट करना पड़ेगा। तो पेशेंट इस ऐसे स्थिति में वो पार्ट कट करना ज्यादा प्रेफर करता है, मतलब केयर के प्रेफरेंस में। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैम स्पाइन इंजरी। मैंने आज तक देखा है कि डायबिटिक पेशेंट जो है ना, जिस तरह के पेशेंट आपने पर्टिकुलरली बताया, उन पेशेंट्स को खुद होके कुछ नहीं करना है। वो सारी जिम्मेदारी हमारे उनके खुद के हेल्थ की डॉक्टर पर डाल देते हैं। सर्जरी करना ये बहुत इजी है। सर्जन के पास जाइए, उनको बताइए कि ये ऐसी ऐसी कंडीशन है, इसे काट डालिए, बहुत आसान है। सर्जन उसका काम बहुत अच्छे से कर लेगा। पर क्या हर समय आपको इस तरह आपको, जब आपकी गैंग्रीन बन जाती है तो एक ऐसी कंडीशन आती है, तब आपको सच में सर्जन के पास जाकर उसका एम्पुटेशन करना या ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। पहले की सारी स्टेजेस को आप ठीक से कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, जैसे आपने और भी कुछ चीजें बताई कि डायबिटिक पेशेंट काफी लिथार्जिक है, उसमें उत्साह नहीं है, एनर्जी नहीं है। देखिए, ये सारी समस्या का जड़ जो है ना वो है आपका अनकंट्रोल शुगर लेवल।
अभी वो अनकंट्रोल शुगर क्यों हो रही है? क्योंकि आपके शरीर में जो इंसुलिन बन रहा है वो ठीक से बन नहीं रहा है। जितना पैंक्रियास से इंसुलिन बाहर आना चाहिए, जितना आपने खाना खाया है, उससे जो शुगर बनी है, उस शुगर को न्यूट्रलाइज करने के लिए या उस शुगर को पकड़ के सेल वॉल के अंदर लेकर जाने के लिए जितना इंसुलिन आपके शरीर में चाहिए उतना ठीक से है नहीं। ऊपर से आपके बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस बनी है। तो शुगर क्या है? शुगर हमारा एनर्जी सोर्स है, पावर हाउस है। शुगर या कोई भी फूड अगर हम खाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है शुगर में, और हमें लगता है कि हाँ अभी हमारे शरीर में ताकत आ गई है, अगले 8-10 घंटा अभी मुझे खाने की जरूरत नहीं है। पर डायबिटिक पेशेंट में ये सारा मैकेनिज्म खराब हो चुका है। उसकी वजह से उसके सेल वॉल को हमेशा लगता है कि हम उसके सेल को ऐसा लगता है, सेल के अंदर ऐसा लगता है कि उसको एनर्जी नहीं आ रही क्योंकि शुगर सेल के अंदर नहीं जा पा रही है। लेकिन शुगर सब ब्लड में पड़ा हुआ है, वो यूज ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट हमेशा लिथार्जिक फील करते हैं, फटीग में फील करते हैं, वीकनेस में फील करते हैं। उन्हें लगता है कि हम अच्छा तो खा रहे हैं लेकिन ये फीलिंग क्यों आ रही है? तो वो ना उस कैलोरी का हिसाब नहीं रखते हैं, वो क्या खा रहे हैं, क्या कंटेंट खा रहे हैं, उसका भी हिसाब नहीं रखते हैं, या उसके बारे में सोचते नहीं है। इसकी वजह से उनकी ब्लड शुगर लेवल जरूरत से ज्यादा हो जाती है। ब्लड शुगर लेवल जरूरत से ज्यादा हो जाती है, लेकिन मांसपेशियों को या सेल्स को कुछ मिलता नहीं है एनर्जी। तो इसकी वजह से वो फटीग में रहते हैं। ऐसे पेशेंट ने क्या करना चाहिए? अगर ऐसा होता है किसी के साथ, तो उसने छोटे छोटे टास्क कर लेने चाहिए। जैसे कि अगर मुझे मेरा सर्कुलेशन इंप्रूव करना है, या मेरे शरीर में जो भी एक्स्ट्रा ब्लड के अंदर ग्लूकोज पड़ी है लेकिन मेरी मांसपेशियों के अंदर नहीं आ रही है, तो ऐसे पेशेंट ने थोड़े थोड़े वॉक करना शुरू कर देना चाहिए। सबसे अच्छा तो आपने सुबह उठकर 40 मिनट का वॉक कर लेना चाहिए खाली पेट। तो या अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, उसमें भी लिथार्जी है कि मैं नहीं उठ सकता हूँ सवेरे, तो चलिए आप खाना खा लीजिए, लंच कर लीजिए, डिनर कर लीजिए। लंच और डिनर होने के 1 घंटे के बाद आप चलने के लिए जाइए। आप जितना आपके जो थाई होती है, उसके हैमस्ट्रिंग मसल को आप जितना यूज करेंगे ये चलकर, तो हैमस्ट्रिंग मसल आपका ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज अपटेक कर लेगी। तो ब्लड में से आपका ग्लूकोज अपटेक होना शुरू हो जाएगा, आपको एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आप जो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, जो ग्लूकोज बढ़ाता है या जो लिथार्जिक फीलिंग्स लाता है, तो उसके पोर्शन को कंट्रोल कर लीजिए। जितना हो सके उतना प्रोटीनियस डाइट खाने की कोशिश कीजिए। डाइट में फाइबर की मात्रा ज्यादा जरूरी रखें। मैं तो कई पेशेंट ऐसे इस तरह के पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि उन्होंने उनकी डाइट की शुरुआत या लंच की शुरुआत, डिनर की शुरुआत या इवन ब्रेकफास्ट की भी शुरुआत एक फुल बाउल ऑफ सलाद से करनी चाहिए। सलाद में ऐसा नहीं कि बहुत डेकोरेटिव ड्रेसिंग्स ही खानी चाहिए। आप सिंपल सी गाजर, ककड़ी, टोमेटो, प्याज, मूली ये सब खा सकते हैं ना, हरी पत्ती सब्जियां खा सकते हैं। तो आप आपके लंच की शुरुआत, डाइट, डिनर की शुरुआत या ब्रेकफास्ट की शुरुआत अगर एक प्लेट या एक बाउल भर के अगर सलाद खाएंगे, तो आपके डाइट में या आपके शरीर में अच्छे से डाइटरी फाइबर जाना शुरू हो जाएगा। डाइटरी फाइबर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपके शरीर में से एंडोटॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, और न्यूट्रिशियस भी होता है, कई सारे मिनरल्स, विटामिन उसी के अंदर होते हैं। तो शरीर को पोषण तत्व भी मिलना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही पोषण आपको मिलेगा, आप में एनर्जी आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से अगर वो धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करता है, तो डेफिनेटली उसका आलस खत्म हो जाएगा और वो डॉक्टर को रेगुलरली विजिट करना शुरू कर देगा। इसमें भी बहुत कंटाला करते हैं पेशेंट की, डॉक्टर की तरफ क्यों जाए, जाएंगे आराम से जाएंगे जब तकलीफ लगेगी। बेसिकली डायबिटीज ये साइलेंट किलर डिसीज है, ये पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं महसूस करवाता है। अभी हमने देखा कि न्यूरोपैथी की वजह से उसको तकलीफ ही नहीं महसूस होती है। तो ऐसा पेशेंट डायबिट डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? तो उसको ना उसका रूटीन सेट कर लेना चाहिए। मैं एवरी क्वार्टरली एटलीस्ट 3 महीने में एक बार तो भी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। मेरे सारे पैरामीटर्स मैं चेक करवाऊंगा, मेरा बीपी कितना है, मेरा शुगर कितना है, मेरा बॉडी वेट कितना है, मेरा कोलेस्ट्रॉल कितना है, मेरा ओवरऑल हेल्थ कैसा है, जो फीलिंग्स मुझे आ रही है फीलिंग्स का कारण क्या है। अगर ये उसने डॉक्टर से समझ लिया, तो डेफिनेटली ऐसे पेशेंट भी एक्टिव बन जाते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं। तो आपने हमें बहुत अच्छा बताया कि क्या छोटी छोटी चीजें और बदलाव करके हम ये जो एनर्जी की हमारी जो प्रॉब्लम होती है डायबिटीज पेशेंट है, वो हम उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो हमें अभी ये तो पता चला कि उसके क्या क्या कॉजेस होते हैं, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ये सारी चीजें। तो सर आपने जैसे पहले ही बताया डायबिटिक वुंड मतलब इसका मेन रीजन तो डायबिटीज ही है। तो माधव बाग में डायबिटीज ट्रीट करने के लिए क्या किस प्रकार की ट्रीटमेंट होती है, क्या आप हमें ये बता सकते हो? देखिए, माधोबाग में हमारी जितनी भी चिकित्साएं हैं उनको हमने संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण के अंडर लिया है। मधुमेही या प्रमेही या डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हम कॉम्प्रिहेंसिव डायबिटिक केयर प्लान्स लाए हैं। उसका जो अप्रोच है वो पंचसूत्री पर आधारित है। सबसे पहले तो डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है कि डिसीज किस स्टेज में है, किस तरह की कंडीशन है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, डायबिटीज के जो प्रकार है। ये डायग्नोज होने के लिए अच्छी ब्लड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रॉपर ब्लड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।
तो हम पहले ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवा लेते हैं पेशेंट से। जब हमें मालूम पड़ता है कि इसको टाइप 1 है या टाइप 2 डायबिटीज है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट शुरू की जाती है। तो ट्रीटमेंट में दूसरा रोल आता है हमारी पंचकर्म चिकित्साओं का। पंचकर्म चिकित्साओं में हम 3 चिकित्साएं प्रमुखता से करते हैं। उसमें स्नेहन है, स्वेदन है और बस्ती चिकित्सा है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि पुअर ब्लड सर्कुलेशन या पुअर ब्लड फ्लो की वजह से डायबिटिक वुंड हील नहीं हो रही है, तो ये ब्लड सर्कुलेशन आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पंचकर्मा में स्नेहन करते हैं। सामान्य भाषा में इसे मॉलिश भी बोला जा सकता है, मसाज भी बोला जा सकता है। पर माधोबाग ने एक टिपिकल ऑयल से या पेटेंटेड ऑयल से हम बोल सकते हैं, या औषधि द्रव्यों के साथ में एक ऑयल बनाई गई है, उस ऑयल से हम मॉलिश करते हैं पेशेंट्स में। तो उनमें काफी ज्यादा सर्कुलेशन इंप्रूव होने में मदद मिल जाती है। उसके बाद में एक मेडिकेटेड काढ़े का ही हम एक स्टीम देते हैं, डिकॉक्शन करते हैं। उस डिकॉक्शन से पेशेंट को स्टीम दी जाती है, जिससे उसके बॉडी के अंदर के या ब्लड के अंदर के, अभी देखिए ब्लड में शुगर बढ़ी हुई है, तो शुगर की वजह से ब्लड चिपचिपा हो चुका है। तो ये चिपचिपाहट क्या करती है, कई सारे एंडोटॉक्सिन्स को पकड़ के रखती है, तो ऐसा शरीर ज्यादा इन्फेक्शन को प्रोन हो जाता है। तो ये एंडोटॉक्सिन्स निकालने के लिए हम स्वेदन करते हैं, जिसकी वजह से जितने भी एंडोटॉक्सिन्स है वो पसीने के थ्रू शरीर से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा स्वेदन। तीसरी चिकित्सा करते हैं हम, बस्ती चिकित्सा करते हैं, जिसमें मेडिकेटेड ऑयल है जो एक माधोबाग ने खुद बनाया है। ये ऑयल पेशेंट के अंदर छोड़ी जाती है वाया एनस या शौच के द्वार के थ्रू। इस मेडिसिन का पर्पज जो है वो पेट साफ करना नहीं है, बल्कि ये दवा वहां से एब्जॉर्ब होकर पेशेंट के इंसुलिन के रेजिस्टेंस को और उसके जो पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स है जो इंसुलिन बना रहे हैं, उस इंसुलिन की प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सके, इसके लिए बस्ती चिकित्सा दी जाती है। ये हो गया सेकेंड लाइन ऑफ एक्शन हमारा। थर्ड लाइन ऑफ एक्शन है हमारी डाइट। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि हम अगर ज्यादा कैलोरी वाला या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खा रहे हैं, तो हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने ही वाली है। तो माधोबाग ने एक प्रमेय डाइट किट विकसित किया है, जिसमें पोर्शन कंट्रोल, कैलोरी काउंटेड, बैलेंस डाइट है। सारे कंटेंट 100% आपको मिलेंगे प्रिजर्वेटिव फ्री। तो ये डाइट जब आप कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली आपके बॉडी के अंदर कम ग्लूकोज आएगी या कम कार्बोहाइड्रेट आएगा, जो आपकी इंसुलिन को ट्रिगर नहीं करेगा। तो आपके लीवर और पैंक्रिया को भी थोड़ा समय मिलेगा हीलिंग के लिए। अभी ये लो कैलोरी, या कहेंगे कि इसके अंदर फैट की मात्रा कम है। तो जब लीवर या हम बॉडी के अंदर इस तरह का लो कैलोरी फूड खाते हैं, तो हमारे लीवर में से कुछ ऐसी एक्शंस घट जाती है या ऐसी क्रियाएं उत्पन्न हो जाती है, या हमारा मेटाबॉलिज्म ऐसे एक्शंस लेना शुरू करता है कि आपके ही बॉडी फैट को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। सो पेशेंट का बॉडी फैट जब ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, तब पेशेंट वेट लॉस भी शुरू करवा देता है। उसका धीरे धीरे इंसुलिन का जो इम्बैलेंस हुआ है वो भी धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये डाइट पेशेंट का, हमने अभी हमारी रिसर्च में भी देखा है कि अगर हमारी प्रमेय डाइट किट प्रो अगर कोई पेशेंट कंटिन्यूअसली 1 महीने के लिए खा लेता है, तो उसका HbA1c का स्तर जो है वो 2% से इंप्रूव हो जाता है। तो अमेजिंगली पेशेंट की रिस्क कम हो जाती है फर्दर कॉम्प्लिकेशंस के लिए। डायबिटीज में सिर्फ एक कॉम्प्लिकेशन नहीं है डायबिटिक फूड, कई सारी कॉम्प्लिकेशंस है। तो सारी कॉम्प्लिकेशंस को अगर ठीक करना है, तो अब तक हमने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस देखे, हमने पंचकर्मा देखे, हमने डाइट भी देख लिया। इसके बाद में और 2 चीजों का बहुत बड़ा रोल है, हमारी आयुर्वेदिक मेडिकेशंस। जैसा आपने बोला कि एलोपैथी के डॉक्टर हमें कुछ मेडिसिन देते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि ये खाते रहो जिंदगी भर। माधोबाग में ये अप्रोच नहीं है कि आप ये जिंदगी भर ये दवाइयां खाइए करके। माधोबाग में ये अप्रोच है कि आपकी जो कंडीशन है वो कंप्लीटली ठीक हो जाए, आपका डायबिटीज पूरी तरह से रिवर्स हो जाए। आपको एलोपैथी की दवाई तो खानी ही नहीं है, हमारी भी दवाइयां आगे चलकर आपकी बंद हो जाए, इतनी लेवल का फिटनेस आपके बॉडी में उत्पन्न करना, उसे हम कहेंगे कि पूरी तरह से डायबिटीज को रिवर्स करना, ये माधोबाग का अप्रोच है। पर कुछ समय के लिए, जब तक आपका शुगर लेवल अनकंट्रोल है, आप किसी कॉम्प्लिकेशन से डील कर रहे हैं या किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तब तक तो आपको आयुर्वेदिक दवाइयां उसके लिए लेनी चाहिए। आयुर्वेदिक दवाइयां है, प्योर हर्बल मेडिकेशन है, तो ये आपके लीवर, किडनी और ब्रेन, हार्ट, इधर उधर कहीं पे भी कोई कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट्स नहीं लाती है। तो ये हो गया हमारा चौथा स्तंभ। पांचवा स्तंभ है आपकी एक्सरसाइजेस। माधोबाग में हमने एक ऐप डेवलप किया है, MIB पल्स ऐप। इस ऐप में हमने एक वेल ट्रेन फिजियोथेरेपिस्ट और एक फिटनेस ट्रेनर दोनों को साथ में लेकर, जैसे हम सुनते हैं ना कि हमारी हड्डियां फ्रैक्चर हो गई तो हम ऑर्थोपेडिक में या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर एक सर्टन फिजियोथेरेपी लेते हैं उस जॉइंट्स के लिए और बोन की हेल्थ के लिए। तो सेम आपकी डायबिटीज के लिए भी कुछ फिजियोथेरेपीज है जो उनको सिखाई जाती है, पर वो उतनी प्रचलित ना होने की वजह से पेशेंट को नहीं मिलती है। तो माधोबाग ने क्या किया कि उस फिजियोथेरेपिस्ट को और फिटनेस ट्रेनर को साथ में लेकर उस ऐप के माध्यम से आपको कुछ टिपिकल सेट ऑफ एक्सरसाइजेस बना के दी है। रोजाना आपके मोबाइल पे 40 मिनट का एक वीडियो आएगा। अगर वो वीडियो आप उस गाइडेड एक्सरसाइजेस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी मसल्स एक्टिव हो जाएगी,
आपकी मसल ही आपके शुगर को खाना शुरू करेगी और आपके ब्लड में से शुगर का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। इन 5 सूत्रियों को अगर हम साथ में लेकर चलते हैं तो 101%, 90 दिनों में, सिर्फ 3 महीने की मैं बात करूं, 3 महीने में पेशेंट का डायबिटीज पूरी तरह से रिवर्स हो सकता है। ये हम माधोबाग में करते हैं। ओके सर, जैसे कि आपने बताया हमें कि पंचसूत्री ट्रीटमेंट की जाती है और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन भी किया कि डाइट वगैरह कैसा दिया जाता है, एक्सरसाइज का गाइडेंस कैसे दिया जाता है, और जो पंचकर्म के बारे में आपने जो बोला उसके रिलेटेड मुझे डाउट पूछना था कि जो पंचकर्म में स्नेहन स्वेदन ऐसे जो सारे कर्म किए जाते हैं, तो अगर मुझे डायबिटिक वुंड है तो ऐसे सिचुएशन में भी ये पंचकर्म हम करवा सकते हैं क्या? बिल्कुल करवा सकते हैं। देखिए, 2 तरीके की वुंड है। अगर शुरुआती अवस्था है इस वुंड की या डायबिटिक फुट की, कि पेशेंट को नई नई जख्म हुआ है, नया नया उसके अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, उसको फीवर्स आ रहे हैं, चील्स आ रहे हैं, बुखार आ रहा है बार बार उसको, तो ऐसी कंडीशंस में पंचकर्मा नहीं करवाया जाता। ऐसी कंडीशंस में हम उनको डाइट देंगे, उनको मेडिसिन देंगे और कुछ लोकल एप्लीकेशंस के लिए उस जख्म पर लगाने के लिए कुछ चीजें देंगे। लेकिन अगर पेशेंट का ये जो वुंड है या डायबिटिक फुट है, ये पुराना है, क्रॉनिक है, पुराना है, बहुत चल रहा है, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, ये जख्म भर ही नहीं रहा है, और पेशेंट को कोई फीवर नहीं है, कोई चिल्स नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, जो मेजरली सिस्टेमिक यानी कि पूरे शरीर को अफेक्ट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम डेफिनेटली पंचकर्मा कर सकते हैं। हाँ, अभी जख्म पे ऑयल लगाएंगे क्या आप, मॉलिश करेंगे क्या आप, तो नहीं, जख्म पर कोई मॉलिश नहीं किया जाएगा। जो एरिया वहां पर अफेक्टेड है उस एरिया पर किसी भी तरह का ऑयल एप्लीकेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन बाकी के जो पूरा शरीर अच्छा है ना आपका, एक पैर या पंजा छोड़ के बाकी शरीर तो बहुत अच्छा है आपका, तो उस सारे शरीर को हम सर्कुलेशन दुरुस्त करने के लिए स्नेहन करवाते हैं, मेडिकेटेड ऑयल से मॉलिश करवाते हैं, जिससे उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, उनका ब्लड का फ्लो सुधर जाए और वो जख्म हील करने में आगे चलकर हमें मदद करे। तो डेफिनेटली पंचकर्मा या मसाज किया जा सकता है विथ कॉशंस। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अगर वुंड वगैरह है तो उसके लिए भी अलग अलग ट्रीटमेंट है। अभी और मैं आपका और थोड़ा सा समय लेता हूं। ये तो हो गया मसाज के बारे में। क्या खाली मसाज ही इसका ट्रीटमेंट है? नहीं, कई सारी और चीजें हैं। जैसे कि डॉक्टर जब फिजिकली क्लिनिक में पेशेंट को चेक करता है तो उसकी वुंड असेसमेंट की जाती है। वुंड होने के कई सारे कारण हैं और उनकी स्टेजेस भी कई सारे हैं। वैगनर उसका क्लासिफिकेशन दिया गया है वैगनर ने, तो उसके स्टेजेस के हिसाब से उस वुंड को हम हीलिंग कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए हमने जो व्रण धावन चिकित्सा आचार्य सुश्रुत जी ने बताई है वो भी हम कर सकते हैं। व्रण को हम धूपन कर सकते हैं। कई सारे ऑयल्स है, कई सारे घी है जो मेडिकेटेड होते हैं, वुंड की अवस्था के हिसाब से, जख्म की अवस्था के हिसाब से वो अप्लाई करके धीरे धीरे वुंड को भी हम ठीक कर सकते हैं। अगर किसी किसी पेशेंट को स्पेशल केयर या कुछ सर्कुलेशन से रिलेटेड हमें लगता है कि यहाँ का सर्कुलेशन काफी ज्यादा अफेक्टेड है, तो हम जलौकाचरण भी कर सकते हैं, जो जलू आती है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी वहां का ब्लड फ्लो सुधरना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की कई सारी पंचकर्म क्रियाएं हैं जो पेशेंट की आवश्यकता अनुसार की जा सकती है। बहुत सारी ट्रीटमेंट होती है पंचकर्म में जो वुंड हीलिंग के प्रोसीजर में बहुत हमें हेल्प करती है। तो सर लास्टली मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि अगर हमें ये डायबिटिक वुंड हो गई है और हमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने देने हैं इसके लिए, तो हम घर पे भी क्या कोई ट्रीटमेंट वगैरह कर सकते हैं या फिर कोई प्रिकॉशंस ले सकते हैं क्या? देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले ही कुछ चीजें बताई हैं, मैं फिर से थोड़ा सा उसको दोहराता हूँ। सबसे पहले तो ये वुंड, ये डायबिटिक फुट जो कंडीशन है या अनहील्ड वुंड जिसे कहते हैं या अल्सर जिसे कहते हैं, ये किन में हो रहा है? डायबिटिक पेशेंट्स में हो रहा है। तो डायबिटीज ही सबकी जननी है, सब रोगों की माता है। तो आपको हमेशा आपके शुगर लेवल की केयर करनी पड़ेगी। आपको आपके शुगर लेवल को हर 3 महीने में एक बार तो भी एटलीस्ट मॉनिटर करना ही पड़ेगा। और जब कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सिर्फ आपका बीपी वगैरह मत चेक करवाइए। अगर आपको डाउट है या डॉक्टर भी अगर चाहते हैं तो पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करवाइए उनसे। उनको आपके पैर दिखाइए कि सर मेरे पैर भी देख लीजिए, कि मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हुआ रहेगा, तो आप भी एक बार एग्जामाइन कर लीजिए। तो डॉक्टर काफी अच्छे से असेस कर सकते हैं कि वहां पर कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। अभी ये हो गया पहला स्टेज कि हमें प्रिकॉशन लेनी है। दूसरी स्टेज मैंने शूज और सॉक्स को लेकर बताई आपको, कि आपको वेल फिटेड शूज पहनने हैं और आपके सॉक्स आपको डेली चेंज करने हैं, ये चीज बहुत जरूरी है। तीसरी चीज आप मैंने बताया कि हैंड हाइजीन, फेस हाइजीन के साथ साथ हमें फुट हाइजीन को भी फॉलो करना है। डेली अगर रोजाना हम हमारे फुट को अच्छे से साफ करेंगे, हमारे फिंगर के बीच की जगह को अच्छे से ड्राई रखेंगे, पाउडर अप्लाई करेंगे या बाकी स्किन पर कोकोनट का ऑयल अप्लाई करेंगे, मॉइस्चराइज रखेंगे, तो डेफिनेटली वहां पे चांसेस ऑफ फर्दर जख्म होना या ऊन बनना या अल्सरेशन बनना ये डेफिनेटली कम हो सकता है। चौथा, आप आपका डाइट अच्छा रखिए।
आपकी डाइट में हमेशा प्रोटीन रिच, फाइबर रिच डाइट होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप खा सकते हैं, विटामिन रिच चीजें आप खा सकते हैं, फ्रूट्स भी आप खा सकते हैं। तो इनका बैलेंस बनाकर चलिए आप, जैसे डॉक्टर आपको सलाह देते हैं उसके हिसाब से। आपकी नींद काफी अच्छी होनी चाहिए। जैसे हम सब जानते हैं कि अगर हम रात में अच्छे से 7 से 8 घंटा सो लेते हैं तो हमारा शरीर खुद ही खुद को ठीक कर लेता है। पर डायबिटिक पेशेंट के साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि उनको रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, क्योंकि उनकी शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं होती है। तो किडनी क्या करती है, ब्लड में से ज्यादा शुगर को वाया यूरिन निकालने की कोशिश करती है। सो ऐसे पेशेंट ने उनकी शुगर लेवल को बहुत जल्दी से कंट्रोल में लाना चाहिए और रात में बार बार नींद को तोड़ते हुए पेशाब करने के लिए जाने की आदत को बदल देना चाहिए। अगर उनका नींद 7 से 8 घंटे का हो गया रात में, तो उनका बॉडी खुद ही, उनका इम्यून सिस्टम और बॉडी उनके सारे जख्मों को, छोटे छोटे जख्मों को ठीक करना शुरू कर देगा। इसके साथ में पानी का भी रोल बहुत बड़ा है। डॉक्टर की सलाह अनुसार एक ऑन एन एवरेज लोगों के लिए 2 से 2.5 लीटर पानी पर डे पीना चाहिए। पर आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग, आपकी उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग पानी की मात्रा कम या ज्यादा की जा सकती है, वो डॉक्टर का डिसीजन है। पर उनकी सलाह के अनुसार आप हाइड्रेशन को मेंटेन कीजिए, यानी कि बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। अगर इस तरह की चीजें हम करते हैं ना, तो डेफिनेटली बॉडी हमारा पूरी तरह से इस वुंड के साथ फाइट कर सकता है और खुद को जख्म होने से भी बचा सकता है। जैसे कि सर ने अभी हमें बताया कि क्या क्या प्रिकॉशंस ले अभी सकते हैं। इसमें एडिशनल एक चीज और मैं बता देता हूँ। मैंने फूड तक तो बता दिया, लेकिन क्या होता है, कभी कभी पेशेंट ओवरवेट रहते हैं। मैक्सिमम डायबिटिक पेशेंट हमने ओवरवेट देखे हैं या उनका वजन ज्यादा देखा है। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है, जो हमारी पैर है या तलवा है, उस पर पूरे शरीर का वजन आ जाता है। तो डायबिटिक जख्म या ऊंड होने में प्रेशर और फ्रिक्शन का भी रोल बहुत बड़ा है। अगर आपके बॉडी का वेट हमेशा आपके तलवों पर आएगा, तो वहां पे कॉर्न बनना या कैलस बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये कॉर्न और कैलस नहीं बनने चाहिए। और पेशेंट क्या करता है, कभी कभी कॉर्न और कैलस बन गया, चलो, तो पेशेंट ना बाथरूम रेमेडीज करता है। बाथरूम में जाता है, सुई और कुछ पता नहीं किस तरह की नोकीले चीजें लेके जाते हैं, और उस जो गट्टा पड़ा हुआ है या कॉर्न बना हुआ है या कैलस बना हुआ है, उसको कुरेदने का काम शुरू कर देता है। उसको लगता है वो उस ड्राई स्किन को निकाल देगा तो उसका जख्म भर जाएगा। पर वही ड्राई स्किन निकालने की, जो कुरेदने की जो आदत उसको बनी पड़ी है, वही आदत आगे चलकर उसको डायबिटिक वुंड में और अल्सर में कन्वर्ट कर देती है। तो ये इस तरह की चीजें आप बिल्कुल मत कीजिए। आपको बॉडी वेट को कंट्रोल करना पड़ेगा, फैट लॉस को करना पड़ेगा, आपके हाइट के अकॉर्डिंग, आपके बीएमआई के अकॉर्डिंग आपको बॉडी वेट मेंटेन करना पड़ेगा। तब जाकर आपके जो बोन, आपके फेशिया पर जो वजन डाल रहे हैं, वो वजन कम हो जाएगा। तो बार बार कॉर्न बनना, बार बार कैलस बनना, या वहां पर किसी भी तरह का स्किन ड्राई बन जाना, इस तरह की जो कंडीशन है वो रिवर्स हो सकती है या रिकवर हो सकती है, जो आप घर में भी खुद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें प्रॉपर बताया कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन सी चीजें करने से ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस है हम उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, किन चीजों की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस सर। तो अभी हम पेशेंट से ही पूछते हैं कि इस वेबिनार से अगर उन्हें कुछ डाउट है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके सर, पहले से ही कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं हमारे पेशेंट्स ने। ओके सर, तो हमारे एक पेशेंट ने एक क्वेश्चन पूछा है कि स्पाइन इंजरी का कोई समाधान है क्या। देखिए, स्पाइन इंजुरीज का समाधान, अगर नर्व इंजुरी तक नहीं है, कोई नर्व वहां पर फंस नहीं गई है या नर्व कोई डैमेज नहीं हुई है, तो डेफिनेटली आयुर्वेदा में इसका इलाज है। जो बोन्स होती है हमारी रीढ़ की हड्डियां जिसे हम कह सकते हैं, तो उनको ठीक किया जा सकता है। अगर प्रॉपर सही तरीके से उसका इलाज शुरू कर दिया जाए तो डेफिनेटली ये रिकवरेबल है। अगर उसकी नर्व्स डैमेज हो चुकी है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसकी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो हमें कर लेनी चाहिए। उसका एमआरआई या सीटी स्कैन जो भी नीडेड है, उसके अकॉर्डिंग, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन अप टू सर्टेन एक्सटेंट आयुर्वेदा में स्पाइन के भी इलाज किए जा सकते हैं। सर, तो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, अगर आपको स्पाइन इंजरी का या फिर स्पाइन से रिलेटेड कुछ इशू है तो आप माधव बाग में विजिट कर सकते हो, आपको डॉक्टर वहां पे प्रॉपर गाइड करेंगे। ओके सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पाटिल जी ने पूछा है कि हाउ टू इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि आपने हमें पहले बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम और डायबिटीज का कितना कनेक्शन है, तो उन्होंने इसके ही रिगार्डिंग पूछा है कि हाउ टू इम्प्रूव योर डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है डायबिटिक पेशेंट्स में। मैं पिछले 11 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम मोर देन 90% पेशेंट्स में, लहान बाळ दिवसभर मैक्सिमम 90% पेशेंट्स में एसिडिटी की समस्या बनी पड़ी है। उनका पेट साफ नहीं हो रहा है, वो हमेशा डाइजेशन से रिलेटेड समस्याओं में उलझे हुए रहते हैं।
तो ऐसे पेशेंट्स ने क्या करना चाहिए, कुछ बेसिक सी चीजें हैं वो उन्होंने डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। जैसे घर पे ही अभी हमारे घर में या अभी सीजनल आंवला भी मिलता है। अगर हम रोजाना आंवले का जूस 1 कप भर के अगर आंवला का जूस पीते हैं खाली पेट सवेरे, तो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के कई सारे इश्यूज कवर अप हो सकते हैं। उसके साथ में हम जिसे एलोवेरा कहते हैं, उसकी भी 1 चम्मच अगर हम सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दे, तो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के कई सारे इश्यूज रेक्टिफाई हो सकते हैं। उसके साथ में खाना खाने के साथ में, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपको आपके खाने की शुरुआत ही सैलेड से करनी चाहिए। अगर आपको कच्चा सैलेड नहीं हजम, या सैलेड आपको हजम नहीं हो रहा है कच्चा वाला, तो आप उसको थोड़ा सा स्टीम कर लीजिए, थोड़ा सा कुक कर लीजिए। तो अच्छा स्टीम किया हुआ, अच्छा कुक किया हुआ सैलेड भी आप खा सकते हैं, सलाद आप खा सकते हैं। इस तरह का सलाद अगर आप खाएंगे तो शरीर में डाइजेस्टिव फाइबर ज्यादा जाएगा। तो डाइजेस्टिव फाइबर का काम क्या होता है कि वो आपके बॉडी डाइजेस्टिव ट्रैक में रफेज को बढ़ाता है। और रफेज का काम है कि आपके शरीर में जो भी गंदगी है, जो भी आपके शरीर को नहीं चाहिए, उन सारी चीजों को निकाल के शौच के थ्रू निकाल देता है। तो अपने डाइजेस्टिव फाइबर ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, और वो हमारे सैलेड में घर में इजीली अवेलेबल है, वो हमें एक करना चाहिए। हमने समय पे खाना चाहिए। कई बार हम देखते हैं और डॉक्टर्स भी कई पेशेंट्स को सलाह देते हैं कि हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहो। तो ये गलत आदत है। इस तरह से अगर आप खाते रहेंगे तो आपका पहला खाना हजम ही नहीं हो रहा है, और ऊपर से दूसरा खाना डाल रहे हो। इन जनरल, इन कॉमन वे से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक खाना जब हम खाते हैं, वो जब हमारे स्टमक में आता है और अतड़ियों तक जाता है, तो उसका एक टाइम फ्रेम है। कम से कम औसतन उसको 3 से 4 घंटे का समय लगता है। तो कम से कम 4 घंटे की गैप्स अपने 2 खानों में रखनी चाहिए। अगर आपकी शुगर लेवल कम ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन के भी डोजेस कम ज्यादा होने चाहिए। मैंने ये भी देखा है कि कई बार पेशेंट, डॉक्टर एक बार प्रिस्क्राइब कर देते हैं दवा, पेशेंट 5-6 महीने तक या सालों तक वही दवा खा रहा है। वो बिल्कुल भी नहीं देख रहा है कि उसका शुगर लेवल कंट्रोल में है, शुगर हाई हो रही है कि शुगर लो हो रही है, या उस मेडिसिन की वजह से कुछ साइड इफेक्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से उसका डाइजेशन खराब है। पेशेंट ये कुछ भी नहीं चेक करवाता है, बस दवाइयां खाने का काम कर रहा है। तो ये बिल्कुल ना करें। हर 3 महीने में आप डॉक्टर से जाकर मिलिए, कंसल्ट कीजिए, आपकी सारी समस्याएं उनको बताइए, तो डेफिनेटली इन सारी चीजों का समाधान आपको मिलेगा। और डाइजेशन से रिलेटेड जो चौथी चीज जो बहुत जरूरी है, वो है रात की नींद। आप जितना अच्छे से नींद लेंगे ना, उतना आपके शरीर में से पित्त और हीट कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में से पित्त और हीट कम हो गया, तो डेफिनेटली आप अगले दिन काफी अच्छा, हल्का और फ्रेश महसूस करना शुरू करेंगे। और पानी बराबर पीते रहिएगा। अगर इन चीजों को हम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी डाइजेशन घर पे ही अच्छे से इंप्रूव हो सकती है। थैंक यू सर, आपने बताया हमें कि डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन से प्रोटीन्स या फिर न्यूट्रिएंट्स खाने चाहिए, फाइबर्स इंटेक का ज्यादा होना चाहिए। ओके सर, इसके ही रिलेटेड दुष्यंत जी ने क्वेश्चन पूछा था कि डायबिटीज के पेशेंट में डाइट कैसा होना चाहिए, और इसके साथ ही प्रमेह डाइट किट हमारा जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल आप ऑर्डर कर सकते हैं। माधो बाग की खासियत क्या है ना, अगर आप मुंबई के आसपास हो, तो मुंबई में हर सब अर्बन स्टेशन पर एक क्लिनिक है, तो वहां पर जाकर भी आप डाइट किट ले सकते हैं। ऑनलाइन हमारी madhobag.org साइट है, वहां पर भी जाकर आप ऑनलाइन आपके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। पर अगर आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करेंगे, और वो डाइट आपके लिए सच में कितना जरूरी है कितना नहीं है, या उसके अंदर और कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो ये ज्यादा आपको डॉक्टर बता पाएंगे। आप ऑर्डर तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके पहले कंसल्टेशन लेंगे ना, तो ज्यादा आपको गाइडेड डाइट की गाइडलाइन आपको मिल जाएगी। तो मेरा कहना है कि रैंडमली डायरेक्टली डाइट ऑर्डर करना उतना अच्छा नहीं है। आप पहले डॉक्टर साहब के साथ कंसल्ट कीजिए, आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग क्या सही है क्या गलत है, कितना लेना चाहिए कितना नहीं लेना चाहिए। मुझे जिंदगी भर प्रोमे डाइट किट खाना है, या 1 महीने के लिए जरूरी है, 2 महीने के लिए जरूरी है, 3 महीने के लिए जरूरी है, उसके कुछ पैरामीटर्स है, वो सब असेसमेंट के बाद हम अच्छे से आपको गाइड कर पाएंगे। तो पहले आप डॉक्टर कंसल्टेशन करने की कोशिश कीजिए। सर, तो हमारा डाइट किट ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन आप एक बार अगर कंसल्ट कर लोगे डॉक्टर के साथ तो आपको बेटर पता चलेगा कि कितने समय के लिए आपको लेना है। ओके। तो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मिश्रा जी ने पूछा है कि उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज्यादा है, जो कि 584 है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मिश्रा जी देखिए, आपको कुछ समय के लिए तो दवाइयाँ शुरू कर लेनी चाहिए, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड के साथ मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ आपके नॉलेज में। अगर आपकी ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज्यादा बढ़ी है, एट द सेम टाइम आपका अगर गुड कोलेस्ट्रॉल, दैट इज HDL, एच फॉर ह्यूमन, एच होम, ये HDL अगर आपका लो है, कम है, बहुत ज्यादा कम है, तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको अथेरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट हो सकता है।
आपके हार्ट की या ब्रेन की या आपके किडनीज की या आपके लीवर की जो खून की नलियां है, जो सप्लाई करने वाली खून की नलियां है, उनमें कोलेस्ट्रॉल जमना या फैट जमना या चर्बी जमने का प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। तो आपने कोई घरगुती इलाज नहीं करना है, होम रेमेडीज को यूज नहीं करना है फिलहाल, क्योंकि जो रेंज आपने बताई है वो बहुत रिस्कियर लेवल पे है। आपने इमीडिएटली आपके जो भी फिजिशियन है, जो भी डॉक्टर है, उनके साथ कंसल्ट कीजिए, उसका प्रॉपर इलाज शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर सवाल यह होता था कि ये ट्राइग्लिसराइड क्यों बढ़ता है, तो फिर जवाब कुछ और होता था। ट्राइग्लिसराइड्स जो बढ़ते हैं ना, जो हमारे खान पान में जो ऑयल है, इडिबल ऑयल है, या जो भी फ्राइड आइटम्स हम खा रहे हैं, जो भी जंक फूड हम खा रहे हैं, वो मैक्सिमम बहुत खराब ऑयल में तली हुई चीजें हैं। अगर इस तरह के फैटी फूड हम खाएंगे जिसके अंदर ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो ऐसा ट्रांस फैट वाला फूड अगर आप खा रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने वाली है। अभी ऑयल की इनटेक कितनी होनी चाहिए? घर में भी हम अच्छा हेल्दी महंगा वाला ऑयल लाते हैं घर में, तो उसकी भी मात्रा कितनी है कि वो हेल्दी है तो हम कितना भी खा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप डायबिटीज या हार्ट या इस तरह की किसी कॉम्प्लिकेशन, मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे हैं, तो आपकी घर में इडिबल ऑयल की मात्रा बहुत लिमिटेड होनी चाहिए। जैसे कि 500 ml प्रति व्यक्ति प्रति महीना आपको तेल की मात्रा को लेना चाहिए। यानी कि घर में अगर आप 2 लोग हैं तो पूरे महीने में सिर्फ 1 लीटर की ऑयल आपने कंज्यूम करनी चाहिए। ऑयल का मतलब उसमें सब आ गया, बटर, चीज, घी सब आ गया। ये सब पकड़ के आपको आधा लीटर के ऊपर ऑयल की मात्रा को यूज नहीं करना है, तो डेफिनेटली आपकी ट्राइग्लिसराइड्स कम होने में मदद हो सकती है। सर आपको आपके क्वेश्चन का का मतलब आंसर मिल गया होगा। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी पेशेंट ने पूछा है कि उन्हें बॉइल्स आए हैं लेग पे, और वन बाय वन उनका इरप्शन होता रहता है। तो बहुत टाइम से उन्हें ये प्रॉब्लम है और वो एंटीबायोटिक्स ले रही है, तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? तो क्या आप ये बता सकते हैं आपको डायबिटीज भी है क्या? तक आप सर बता सकते हो कि ये बॉयल्स के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, उन्हें देखिए, डायबिटीज भी है सर। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि डायबिटिक पेशेंट्स का जब भी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, या उसकी शुगर लेवल जब अनकंट्रोल हो जाती है, जरूरत से ज्यादा खून में शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है, तो उसका इम्यूनिटी उतना अच्छे से काम नहीं करता है। और सेल, जो हमारी स्किन है, वो फर्स्ट ऑर्गन है जो हमारी इम्यूनिटी का या डिफेंस का काम करती है। अगर आपकी इम्यूनिटी ही कम हो गई है तो आपको जरूर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन जो है वो कैच हो जाता है, या बैक्टीरिया वहां पे उसका घर बनाना शुरू करता है, फंगसेस आपके वहां पे घर बनाना शुरू कर देते हैं। और डायबिटीज अनकंट्रोल होने की वजह से वो इन्फेक्शन या उसका जो डिफेंस है, वो हमारा इम्यूनिटी या हमारा इम्यून सिस्टम नहीं कर पाता है। तो उसकी वजह से बार बार उनको रिकरेंट बॉइल बन रहे हैं। आयुर्वेद में इसे प्रमेय पीड़िका भी बोला जाता है। तो प्रमेय पीड़िका के लिए भी माधोबाग में इलाज है। आप डॉक्टर से मिलिए, प्रॉपर इलाज शुरू कर दीजिए, ये जल्दी रिकवर हो जाएगा। ये इन्होंने सिर्फ उतना बॉयल पूछा है, लेकिन मैं आगे भी बता देता हूँ। ये बॉयल, ये ब्लिस्टर छोटे छोटे जो है फूटने के बाद वहां पर काले धब्बे बन जाते हैं, और वो स्किन में से नहीं जाते हैं, वो हमेशा के लिए काले स्पॉट वहां पर बन जाते हैं। आप मैक्सिमम डायबिटिक जो बहुत समय से, लंबे समय से डायबिटीज से जूझ रहे हैं या अनकंट्रोल शुगर लेवल मेंटेन कर रहे हैं, उन लोगों के पैरों को देखिए, उन पर काले काले धब्बे उत्पन्न हो चुके रहते हैं। तो ये प्रमा पीड़िका का ही एक साइन है। तो आप डॉक्टर साहब से मिलिए आपके नजदीकी, और वहां पर सही इलाज शुरू कर दीजिए, इग्नोर ना करें इसे। डेफिनेटली आप एक बार विजिट कीजिए हमारे क्लिनिक को, आपको जरूर उसका सोल्यूशन मिलेगा और ट्रीटमेंट भी करके आप ये सब ठीक कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अनुषा जी ने पूछा है सर कि व्हाट ऑल आयुर्वेदिक मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब करते हो इन डायबिटिक वुंड फॉर लोकल एप्लीकेशन और ओरल मेडिसिन भी? देखिए, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि इसकी ना ग्रेड्स है कि अल्सर या डायबिटिक फुट किस ग्रेड में है। ग्रेड 0 से लेके ग्रेड 6 तक। ग्रेड 5 है, मतलब 6, टोटल 6 ग्रेड है, लेकिन 0 को भी फर्स्ट ग्रेड पकड़ा जाता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो ग्रेड्स है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चेंज हो जाती है। अगर मैं ऐसा आपको अभी के अभी बता दूं, तो मुझे ये नहीं मालूम है कि आपका कौन सा ग्रेड का अल्सर है या वुंड है, तो ट्रीटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। वो वुंड होने के पीछे का कारण क्या है, उसके जितने भी जो कहते हैं कि क्या कॉज की वजह से ये सब हो रहा है, और वो हील क्यों नहीं हो रही है, ये जब तक हमें सारे रूट कॉजेस नहीं मालूम पड़ते हैं तब तक ये पूरा ट्रीटमेंट हो नहीं सकता। इलाज है, सारी दवाइयां अवेलेबल है, लेकिन किसी चिकित्सक की परामर्श के अलावा वो शुरू कर देना और ब्लाइंडली या बस सुने सुनी बातों पर शुरू कर देना अच्छा नहीं है। तो आप डेफिनेटली आपके नजदीकी माधोबा क्लिनिक में जाइए, वहां पर आपकी ऊंट दिखाइए। डॉक्टर साहब हमारा उस ऊंट का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, असेसमेंट करेंगे, और आपके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दी जाएगी।
सर तो हमारे पेशेंट का क्वेश्चन था नेक्स्ट कि उनकी स्पाइन की सर्जरी हो गई है, तो उसके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं क्या माधवबाग में? उसके लिए आफ्टर सर्जरी भी कुछ जो प्रॉब्लम्स आती है, दिक्कतें आती है, उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। सर्जरी के देखो, आधा काम तो डॉक्टर साहब ने कर दिया, आपने सर्जरी कर ली है, बराबर है। अभी हमारा आगे का काम क्या होता है कि वहां का सर्कुलेशन इंप्रूव करना, वहां की जो मोबिलिटी है, उस जॉइंट की मोबिलिटी है उसको इंप्रूव करना, या आपको अगर कोई नर्व से रिलेटेड इशू आ रही है वहां पर, तो उस नर्व की हेल्थ को इंप्रूव करना। तो उससे रिलेटेड सारी चीजों के लिए दवाइयां भी हैं, पंचकर्मा भी अवेलेबल है, और ये करना भी चाहिए। इवन मैं आपको और थोड़ी बात जानकारी बता देता हूँ कि कई सारे डायबिटिक पेशेंट को 10 या 12 साल के बाद चांसेस हो जाते हैं कि अगर उनका डायबिटीज अच्छे कंट्रोल में नहीं है, उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो चांसेस ऑफ कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस, यानी कि हार्ट की खून की नलियों में चर्बी जमना, ये समस्या हो जाती है। और कई बार वो ऑपरेशन करके भी आ जाते हैं, ब्लॉकेजेस की ट्रीटमेंट करके आ जाते हैं, स्टेंट लगवा के आते हैं, कई बार बाईपास सर्जरी करके भी आ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट का भी इलाज माधोबाग में हम करते हैं। उन्हें भी पंचकर्म दिया जा सकता है, उन्हें भी आयुर्वेदिक दवाइयां दी जा सकती हैं, उन्हें भी एक्सरसाइजेस दी जा सकती है, उन्हें भी डाइट बॉक्सेस दिए जा सकते हैं, या अच्छी खान पान की गाइडलाइन दी जा सकती है, और वो डेफिनेटली उनकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली मदद कर सकती है। सर तो आप सर्जरी के बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप ट्रीटमेंट लेने के लिए जा सकते हो, आपको माधवबाग प्रॉपर गाइड करेगा। ओके सर, अगर आपको मतलब बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि क्लिनिक मतलब आपके नजदीकी एरिया में अवेलेबल है या नहीं, तो जी मैं आपको वो एक लिंक सेंड कर दूंगी, जिस लिंक पे आप जाके आपका लोकेशन डालिए। तो उस लोकेशन डालने के बाद आपको नियर बाय क्लिनिक का एड्रेस मिल जाएगा, उसके साथ आपको उस क्लिनिक का कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। वो उसके बाद भी अगर आपको कुछ दिक्कत आए लोकेशन ढूंढने में, तो आप डायरेक्टली एडमिन के इस पे मैसेज कर सकते हो। ओके अगर मेरे से कंसल्ट करना है तो मैं मुंबई के भांडुप रीजन में बैठता हूँ। मेरा क्लिनिक का नंबर 7738363601 है। आप अगर यहाँ आसपास रहते हैं तो डेफिनेटली हमारे भांडुप क्लिनिक में भी आप आ सकते हैं। अगर कोई अगर पेशेंट भांडुप के नजदीक भी रह रहे हैं तो वो डायरेक्टली सर के पास भी जा सकते हैं। ओके सर, तो अभी तक तो शायद हमारे सारे पेशेंट के क्वेश्चंस तो खत्म हो गए, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके सर, मिश्रा जी ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या मेडिक्लेम के अंतर्गत माधवबाग खोपोली में सुविधा कैसे ले सकते हैं? यस, आप माधोबाग खोपोली हॉस्पिटल में भी सुविधा ले सकते हैं मेडिक्लेम की, और हमारे सारे माधोबाग के जो क्लिनिक्स है वहां पर भी ये सुविधा उपलब्ध है। अभी रिसेंटली हमने कुछ नई नई आईआरडीए की भी डेवलपमेंट आ रही है, माधोबाग में भी हम नई नई चीजों को डेवलप कर रहे हैं। उसी डेवलपमेंट के तौर पर मैं एक बात थोड़ी सी ऐड कर देता हूँ मिश्रा जी के ज्ञान में। अभी एक सर्टिफिकेशन है एनएबीएच का। एनएबीएच का जो सर्टिफिकेशन है वो भी हमारे क्लिनिक्स को होना शुरू हो चुका है। हमारे ये माधोबाग का भांडुप क्लिनिक जो है पूरे मुंबई में पहला क्लिनिक है जिसे एनएबीएच का सर्टिफिकेशन मिला है। तो आईआरडीए क्या करता है, सबसे पहले ये सर्टिफिकेशन चेक करता है कि आपके ट्रीटमेंट ऑथर मतलब स्टैंडर्डाइज है क्या, प्रॉपरली रिसर्च की हुई है क्या, वहां पे पेशेंट सेफ्टी कितनी है। ये सारी चीजों को सोचते हुए उनकी टीम यहाँ पर इंस्पेक्ट करके जाती है, और फिर ये एनएबीएच का सर्टिफिकेशन मिलता है। अभी हम लोगों ने क्लिनिक और हॉस्पिटल दोनों को मिलाकर भी ये मेडिक्लेम की फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है। तो हाँ, आपके सवाल का जो जवाब है वो सिंपल भाषा में हाँ, आप हमारे किसी भी क्लिनिक में और हमारे हॉस्पिटल में मेडिक्लेम की फैसिलिटी का आनंद या उपभोग ले सकते हैं। सर तो मेडिक्लेम पॉलिसी अवेलेबल है, आप कांटेक्ट करके इस क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल में पूछ सकते हो, आपको जरूर वो गाइड कर देंगे। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन राज जी ने पूछा है कि इज देयर एनी ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर एसएलई, मतलब वो सिस्टेमिक लूपस लूपस, एरिथ्मेटिस? जी जी जी। ट्रीटमेंट्स हैं, देखिए आयुर्वेद में अभी हम माधोबाग, बीइंग अ माधोबाग, वी आर स्पेशलाइज इन हार्ट, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, थायराइड, इस तरह के मेटाबॉलिक डिसीजेस में तो हम एक्सपर्ट है ही। लेकिन बेसिक आयुर्वेद तो हम भूले नहीं है ना। बेसिक आयुर्वेद तो पहले से भी हम जानते थे कि जॉइंट्स की जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी वात से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं, उस हर चीज के लिए आयुर्वेद में समाधान है, उपचार है, उपाय है। एसएलई भी अगर आपको है तो भी उसके लिए समाधान है, उपचार है, दवाइयां है। आप डॉक्टर से देखिए, आपकी नाड़ी चेक कर लीजिए, और उसके हिसाब से हम ये ठीक कर सकते हैं। अभी ये एसएलई होने का जो कारण है वो आपको अगर मालूम है तो उसके सबसे पहले तो ये ऑटो इम्यून डिसीज है, यानी कि आपके शरीर में ही कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से ये एसएलई आपके ऑटो इम्यून सिस्टम ने खुद बनाया है। तो अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं
अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली इसमें इंप्रूवमेंट आ सकती है। तो लाइफस्टाइल सीखे आप माधोबाग में आकर। तो आप जरूर सर आ सकते हो माधवबाग में एसएलई के ट्रीटमेंट के लिए भी। ओके सर, अश्विनी जी ने क्वेश्चन पूछा है सर, देर एनी ट्रीटमेंट फॉर सीएमएल? सीएमएल क्या स्टैंड करता है? सीएमएल मतलब आप एग्जैक्टली क्या पूछना चाहती हो मैम? क्या आप इलैबोरेट करके बता सकते हो? ल्यूकेमिया के रिलेटेड। अच्छा, फिलहाल तो माधोबाग में ल्यूकेमिया के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, हमें माफ कर दीजिए। पर जो भी जहाँ पे भी आप जा रहे हैं वो ट्रीटमेंट आप पूरी तरह से फॉलो कीजिएगा। यहाँ वहाँ के उपाय योजनाएं मत कीजिएगा। जहाँ सच में उसके लिए ट्रीटमेंट है वहीं पे आपने जाकर उसको सही इलाज लेना चाहिए। मैम इसके लिए ट्रीटमेंट तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक फिर भी सिंपल आप। भाषा में ल्यूकेमिया सारे दर्शकों को शायद ना समझ में आए। ये खून के क्या कह सकते हैं कि जैसे हम बोलते हैं ना कि लाल रक्त पेशियां है, सफेद रक्त पेशियां है, खून के अंदर कई सारी पेशियां हैं। तो ये खून का कैंसर है ल्यूकेमिया। तो कैंसर का ट्रीटमेंट मोटा मोटी अगर मैं बोल दूं तो माधोबाग में उपलब्ध नहीं है। वैसे तो ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन मैम अगर आपको कुछ प्रॉपर गाइडेंस चाहिए हो तो लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी हम आपको गाइड कर सकते हैं, तो उससे आपकी लाइफस्टाइल और बेटर बेटर हो सकती है और आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो सकती है, तो इसके लिए आप जरूर माधव बाग में जा सकते हो। ओके, तो शायद हमारे सारे पेशेंट के अभी क्वेश्चंस और डाउट खत्म हो गए। तो सर थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने हमें इतना अच्छे से गाइड किया और कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमें ये भी बताया, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके भी आपने बहुत अच्छे से हमें ये सब समझाया है। तो इसका जरूर हमारे पेशेंट्स को भी यूज होगा उनकी लाइफ में, जो कि डायबिटीज से अभी सफर कर रहे हैं, और वो उनकी मतलब वो कंडीशन ना आए, कॉम्प्लिकेशन ना हो उनके लाइफ में। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो अगर आप कुछ जाते समय हमारे पेशेंट को बताना चाहेंगे तो आप बता सकते हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शांति से सुनने के लिए पिछले 1 घंटे के लिए। मैं आशा करूंगा कि आप इन चीजों में से या मेरे जो भी हुई है हल्की सी मार्गदर्शन, उसमें से ज्यादा आप चीजें एब्जॉर्ब कीजिए, पॉजिटिवली सारी चीजों को लीजिए और ये मिथ आपके दिमाग में से निकाल दीजिए कि डायबिटीज ठीक होता नहीं है। एक बार इसकी गोलियां शुरू हो गई तो हम जिंदगी भर के लिए डायबिटिक के पेशेंट बन जाते हैं। तो यह पूरी तरह से निकाल दीजिए, डायबिटीज टाइप 2 100% रिवर्सिबल है। बाकी की चीजें भी कई तरीके से ठीक हो सकती है। डायबिटीज से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशन हैं ये पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। आपको सही मार्गदर्शन और सही समय पे सही जगह जाने की जरूरत होती है। तो आप उस मार्गदर्शन का फायदा उठाइए और अपने डायबिटीज को ठीक कर लीजिए और कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप सभी का भी धन्यवाद कि आप आए टाइम निकाल के इस वेबिनार के लिए और आपने सुना ये पूरा सेशन। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अगर आपको कुछ भी मतलब क्लिनिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली एडमिन पे के इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।